साथ आस्था कौशिक। तो उत्तराखंड की खबरें हमने आपको दिखाई। अब वक्त महाबहस का है। आज की डिबेट शुरू करें उससे पहले महाबहस टॉप 10 पर नजर डालते हैं। भागवत का बयान, सुरक्षित है मुसलमान, मुसलमानों की बात, बर्क ओवैसी परेशान। भागवत समझा रहे हैं तो बर्क धमका रहे हैं। भागवत ज्ञान पर क्यों सियासी घमासान? आज महाबहस हम इसी पर करेंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं महाबहस टॉप 10। जोशीमठ में जायजा लेने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, विकास के नाम पर अब नहीं होने देंगे अंधाधुंध निर्माण। जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है उत्तराखंड सरकार। सीएम योगी ने की बरेली मंडल की समीक्षा बैठक। पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं के सांसद और विधायकों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा। जन समस्याओं के निपटारे के दिए निर्देश। गंगा विलास क्रूज पर शुरू हुई सियासत। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, नाविकों का रोजगार छीनने की बीजेपी कर रही है कोशिश। धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने का आरोप। नफरती बयानबाजियों के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिमों को सलाह। कहा, डरने की जरूरत नहीं, मुस्लिमों को वर्चस्व वाले बयान छोड़ने होंगे। मुसलमानों पर मोहन भागवत के बयान पर सियासत तेज। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। बोले, मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लखनऊ में हुआ रोड शो। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने रोड शो की अगुवाई की। बड़ी संख्या में प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के निवेशक इसमें शामिल हुए। लखनऊ में 56,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला। गोरखपुर में सीएम योगी ने भोजपुरी गायक संत राज गोरखपुरी की पत्नी की आर्थिक मदद की। सीएम ने बिंदु देवी को विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए का चेक दिया। लखनऊ में यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा का बयान। कहा, 2023 में हज के लिए भारत को 2.25 लाख का कोटा मिला है। देश भर में यूपी से सबसे ज्यादा 30,000 हज पर जाएंगे यात्री। सरकार बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया करवाएगी। दिल्ली में 16 से 17 जनवरी को होगी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक। 16 को पहले पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, फिर शाम 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जमीन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। पार्टी चलाएगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। प्रदेश में गणतंत्र दिवस से कांग्रेस शुरू करेगी अभियान। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत पर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को बड़ा समझने वाला भाव भी नहीं रखना चाहिए। ये वर्चस्व वाले बयान नहीं देने चाहिए। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर हमला बोला है और पूछा है, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर यह विचारधारा है? तो वहीं एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कह दिया कि मुसलमान नंबर 2 नहीं, नंबर 1 के नागरिक हैं और मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी पूछ लिया कि क्या मोहन भागवत उन्हें छोटा भाई मानेंगे। एसपी नेता आजम खान ने कहा कि यह मोहन भागवत का निजी विचार है और अच्छी बात के लिए धन्यवाद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग संघ पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें 1 साल तक संघ की शाखा में जाकर सीखने की जरूरत है। वहीं बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम का कहना है कि सारे धर्म बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो सवाल वही है, भागवत समझा रहे, ओवैसी बर्क तो धमका रहे। भागवत ज्ञान पर क्यों सियासी घमासान? शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भागवत का बयान, सुरक्षित है मुसलमान। जो आज हमारे भारत में मुसलमान है उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े,
हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। भागवत के बयान पर घमासान, बड़ा भाई कौन? आप अपने आप को बड़ा मानना और किसी भी प्रकार से यह करना कि भाई हम मुस्लिम देश बनाएंगे और यहाँ पे अनेक धर्म परिवर्तन करने का भी काम करेंगे, तो ये भी कोई भी धर्म नहीं बताता। मुसलमान अपने आप को बड़ा मानना छोड़ दें तो मोहन भागवत जी, मैं तो बड़े अदब के साथ कहूँगा, हमें अपना छोटा भाई मान लीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं। संघ के साथ अब सबका विकास। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है और भारत में वो हिस्सेदारी के पात्र हैं। मोहन भागवत जी ने सही कहा कि उनको अपने को बड़े बताकर और धौंस जमाने की भाव त्यागना पड़ेगा और उनको हिंदुस्तान में डरने की जरूरत नहीं है। भागवत बोले, डर की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। अपनी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, उन्हें कहने का, अपनी राय रखने का अधिकार है संविधान के अधिकार से, कि ये उनका विचार है और जो कुछ उन्होंने अच्छी बात कही है उसके लिए उनका धन्यवाद है। लेकिन हम नंबर 2 के नहीं हैं, नंबर 1 के हैं, नंबर 1 के इंशाल्लाह हम रहेंगे। गवर्नमेंट जो है, बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो और आरएसएस की जो गवर्नमेंट है वो नफरत की यहाँ फिजा पैदा कर रही है, हालात बना रही है, नफरत के हालात है यहाँ पर। जब हिंदू मुस्लिम नफरत आप फैलाएंगे तो मुसलमान फिर अपने लिए कुछ सोचने पर मजबूर होगा। हमारी इक्वल राइट्स को इक्वालिटी ऑफ सुपरमेसी समझ रहे हैं। असल सुपरमेसी तो आपकी है, आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा, मुसलमान वर्चस्वों वाले बयान से बचें, हम ही महान हैं, इस तरह के बयान न दें। और दूसरी तरफ मुसलमानों या उनके नेताओं की तरफ से भी कहा जाता है कि देश जितना हिंदुओं का है उतनी ही भागीदारी इसमें मुसलमानों की है। तो फिर ऐसे में वर्चस्व वाले बयान क्यों? खुद को ही महान बताना या फिर भड़काने वाले बयान क्यों? आज चर्चा इसी पर। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अब्बास हैदर जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। महंत राजू दास, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। और थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल को भी हम जोड़ेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार दें, लेकिन 30 सेकंड में सबसे पहले आप लोगों की बात सुन लेते हैं। शुरुआत अब्बास हैदर जी आपसे करने जा रहे हैं। 30 सेकंड के अंदर मोहन भागवत के इस बयान पर कि मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है, बस हम ही महान हैं, या वर्चस्व वाले बयानों से बचना चाहिए, इसमें क्या गलत है जो बर्क साहब ने यह कह दिया कि मुसलमान भारत में नंबर 2 के नहीं नंबर 1 के नागरिक हैं? देखिए, हमारे देश को सही और वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं, देश के हर नागरिक यही मानता है कि प्रभुत्व हमारे देश में सिर्फ संविधान का है। और मोहन भागवत जी ने जो बात कही है उसमें उनकी करनी और कथनी में बहुत बहुत फर्क है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आगे समय देंगे तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, रुक करेंगे मेहरुद्दीन रंगरेज जी का, मुस्लिम स्कॉलर। मेहरुद्दीन रंगरेज जी बताइए, मोहन भागवत के इस बयान में क्या आपत्तिजनक है जो सियासत उबाल मार रही है? और एक बार फिर से यही दिखाया जा रहा है कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की विचारधारा है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। 30 सेकंड। आप तक आवाज पहुंच रही रंगरेज जी? चलिए उनके पास पहुंचेंगे, फिलहाल कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। रुक करते हैं महंत राजू दास, हिंदू धर्मगुरु। राजू दास जी, 30 सेकंड के अंदर मोहन भागवत के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इसको एक बार फिर से कि ये तो हिंदू विचारधारा के लिए है, इस देश में हिंदू राष्ट्र की ये विचारधारा, इसको इस तरह से आगे रख रही हैं। नहीं, देखिए ये हिंदू राष्ट्र तो है ही है, ये किसी के कहने और करने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भावना,
यहाँ की बोली चाली, यहाँ की विकास, यहाँ की संस्कृति सब हिंदू राष्ट्र है। धर्म के आधार पर जो समाज के विरोधी लोग थे, उन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा तो कर ही दिया है, हिंदू हिंदुस्तान में, मुस्लिम पाकिस्तान में। लेकिन नहीं, हमने सबको गले लगाया। हम वसुधैव कुटुंबकम के भाव से कार्य करते हैं। मोहन भागवत जी ने सही कहा कि यहाँ पर मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। ये ठीक मेरे है भाई राजूदास हैं जी, और शांति। ठीक है 30 सेकंड पूरे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान जैसा था हिंदुस्तान वैसा ही रहेगा, यहाँ सब लोग रहते हैं। और वासुदेव कुटुंबकम का आपने जिक्र भी किया। सूर्य मैथिल हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल जी। मोहन भागवत जी के बयान के बाद अब आपने देखा किस तरह से विपक्षी पार्टियों में होड़ सी मची है एक बार फिर से सियासत की। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम आस्था। और राष्ट्रीय संत श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो बिल्कुल यथार्थ है। आप देखिए कि भारत जो है वो सबके लिए है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मंत्र के ऊपर केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें चल रही हैं। लेकिन मोहन भागवत जी ने कहा कि वर्चस्व जो है, एक मानसिकता है वर्चस्ववादी कि मैं ही सबसे सुपीरियर हूं, उसको आपको त्यागने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आप लोकतंत्र में रह रहे हैं। ठीक है सूर्य मैथिल जी, यहाँ पर आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो 30 सेकंड में आपका कमेंट। देखिए, हम मुसलमान ना किसी से नहीं डरता है और ना ही हमें कोई डरा सकता है। और जो मोहन भागवत जी ने कहा है, तो उनकी बात से हम जो है इत्तेफाक तो रखते हैं, मगर उनकी थोड़ी जो है उन्हीं के लोग नहीं मानते, जो बीएसपी, बजरंग दल और जो अन्य दल हैं इनके, वही रोजाना खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं धर्म संकट के नाम पर। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देश में, मस्जिदों के सर्वे, कभी वक्त के सर्वे, कभी मस्जिद के अंदर मंदिर को ढूंढने की तलाश होती है। तो ये सारी चर्चाएं हैं इस देश में, इन पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है रंगरेज जी, आपके आसपास शायद कोई और ऑडियो खुला हुआ है, कहीं और से साउंड आ रहा है, आप उसको बंद करवा दीजिए। या फिर हो सकता है कि शायद जिस लैपटॉप से आप कनेक्ट हैं वहीं पर ये साउंड इको हो रहा है। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। शुरुआत अब्बास हैदर जी, मोहन भागवत का बयान हमने सुनवाया, अपने दर्शकों को दिखाया, टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश है। मोहन भागवत तो समझा रहे हैं, बस उन्होंने कहा कि वर्चस्व वाले बयानों से बचना चाहिए, लेकिन बर्क साहब तो ऐसा लग रहा है धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान नंबर 2 नहीं नंबर 1 है इस देश में। यही तो उस वर्चस्व या आई एम द ग्रेट वाला भाव है जिससे बचने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इसी से द्वंद्व पैदा होता है। अब्बास हैदर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है। यही सवाल लिए चलते हैं मेहरुद्दीन रंगरेज जी के पास। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ, सवाल मेरा यही है कि मोहन भागवत के बयान पर शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमान नंबर 2 नहीं नंबर 1 है। तो इन शब्दों में धमकी भरा भाव है, जबकि भागवत तो समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुरक्षित है, मुसलमान आराम से रहें। बस वर्चस्व वाला भाव, या हम ही ग्रेट हैं, या हम ऐसे रहना चाहते हैं, ऐसे ही रहेंगे, नहीं बदलेंगे, ये गलत है। देखिए, उन्होंने जो कहा बिल्कुल संदर्भ में बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि हम इस देश में 809 साल हमने देश में भी राज किया भारत पर, मगर क्या है, आज की जो सरकार है, उनकी जो सरकार है फिलहाल, वो एक आइडियोलॉजी के लिए काम कर रही है। देश में 80-20 के लिए बात करने वाले लोग हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, वो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात नहीं करते। और उनके ये जुमले हैं, सिर्फ जो जुमले में वो जुमलेबाजी करते रहते हैं। आए दिन कुछ भी हो, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस देश में। क्या टारगेट किया जा रहा है? इसी पर तो चिंता जता रहे हैं, इसी पर तो कहा जा रहा है कि ये 2 चीजें बंद होनी चाहिए। एक तो मुसलमानों को लेकर जो नैरेटिव फैलाए जाते हैं, और दूसरा ये कि हम ऐसे हैं, हम अलग हैं, हम नहीं बदलेंगे। इस वर्चस्व के भाव से बचना चाहिए। रंगरेज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ आस्था जी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उनके बयान में बिल्कुल अच्छी बात है, मगर उन्हीं के जो सहयोगी हैं, जैसे बजरंग दल है, बीएसपी है, वो क्या करते हैं, वो किसी को 14 फरवरी पे
किसी को पार्क में नहीं घूमने देते, लड़का लड़कियों के साथ में। आपका उनके चरित्र में देखिए वो कैसे त्रिशूल बांट रहे हैं अभी मध्य प्रदेश में आत्मरक्षा के लिए। ये सारी चीजें हैं इस देश में, एक हर चीज से मुसलमान को जोड़ के देखा जा रहा है, चाहे कोरोना हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे पता नहीं कितनी सारी तरह की। ठीक है, यानी आप अपने बात पर कायम हैं और आपका ये कहना है कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। सूर्य मैथिल जी बिल्कुल। आप तक आवाज पहुंच रही है सूर्य मैथिल जी? तो लग रहा है कोई तकनीकी दिक्कत है। महंत राजूदास का रुख करते हैं। राजूदास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे, बहुत अच्छी आवाज आ रही जी। राजूदास जी, आप इसे समझना चाहेंगे, यहां तो इस्लामिक स्कॉलर ये मान रहे हैं कि नहीं, जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं से ही संबंधित इश्यूज को उछाला जाता है। नहीं, देखिए पहली बात हमारी भी सुनी जाए। अभी अंग्रेज जी बोल रहे थे, लेकिन ये लॉजिक नहीं है कि लव जिहाद, मुसलमानों के साथ ऐसा जोड़ना। भाई गजब बात करते हो। पूरे विश्व में जो भी आतंकी वारदात होता है मुसलमान के ही द्वारा होता है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि पूरा इस्लाम आतंक है, पूरे मुसलमान सब आतंकी हैं, किसी ने नहीं कहा। तो ये आरोप लगाना एकदम गलत है। पूरे देश में जिस प्रकार से हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने, खाने, उनकी बात मानने, मनवाने, वोट देने का अधिकार, सरकारी सुख सुविधा के सबसे प्रथम लाभ, किसी भी प्रकार की सुख सुविधा हो, सारे चीज लाभ, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, पूरे विश्व में बिल्कुल कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पर सर्वे भवन्तु सुखना के साथ यहाँ कार्य होता है। यहाँ संविधान के राज है। ठीक है। अमीरुद्दीन रंगरेजी, बताइए, महंत राजूदास ने स्वतंत्रता की बात की और कहा पूरे विश्व में इतनी स्वतंत्रता नहीं है जो कि भारत के अंदर है, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी। फिर कौन टारगेट कर रहा है आपको? क्यों आपको लग रहा है कि केवल मुसलमान है तो इसीलिए आपको तंग किया जाएगा, या हर बात में आप इस इश्यू को क्यों लेकर आते हैं? देखिए आस्था जी, आज हमें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है इस भारत देश में, जबकि हमारे क्यों समझा जा रहा है? मुझे आप 1-2-3 कारण बताइए, 1-2-3 कारण बताइए। आज केवल स्पीच से काम नहीं चलेगा। हाँ, क्यों समझा जा रहा है? क्या आपको वोट देने का अधिकार नहीं है? क्या सरकारी योजनाओं में आपके साथ भेदभाव होता है? बताइए मुझे। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी सरकार में एक एमएलए का नाम बता दीजिए, आप एक एमपी का नाम बता दीजिए। क्या रूपरेखा जो सरकार की असली जो होती है सरकार में, उसमें हम कहाँ हैं? बिल्कुल भी कहीं नहीं है। अब देखिए, आप सियासी बात करेंगे, अब्बास हैदर जी अभी कनेक्ट नहीं है, वरना ये सवाल तो उनके पास भी जाता है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों से वोट मांगती है, कितने मुस्लिमों को आयोग का अध्यक्ष बना दिया, कितने मुस्लिमों को मंत्रिमंडल में शामिल किया? अच्छा मैं आपके आप ही के अंदर से भागीदारी की लोग बात करते हैं कि सपा ने केवल वोट लिए हैं, अब आपको सियासी बात करनी है। एक एमपी हो, एक एमएलए हो, बता दीजिए एक नाम। सूर्य मैथिल जी, ऐसे रूपरेखा से जोड़ेंगे आस्था जी। यहाँ पर भागीदारी की बात हो रही है कि मुसलमानों की भागीदारी नहीं है, जानबूझकर बीजेपी जैसी पार्टी जो है वो दूर रखती है। धन्यवाद आस्था। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय। देखिए आस्था, मैं अभी रंगरेज भाई को सुन रहा था, लगातार एक नैरेटिव जो है ना वो ये सेट किया जाता है कि मुसलमान खतरे में है, लेकिन असलियत यही है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि कहीं पर मुसलमानों को स्वतंत्रता है अपने धर्म के आधार पर अपने जीवन को जीने की, उनको विकास के लिए यदि सरकारें प्रोत्साहित कर रही तो वो है भारत। आप देखिए इस देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ, उसके बाद भी भारत के बहुसंख्यकों ने मुस्लिम भाइयों को गले लगाया। और आज भी आप देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की सरकार का नाम आप ले रही थी, आप देखिएगा कि उस समय में क्या होता था, केवल एक वर्ग विशेष और धर्म विशेष को जो है वो मौके मिलते थे, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद सबको मौके मिलने शुरू हो गए। आपको मैं एक और आंकड़ा देता हूं, 36 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लोन वितरित किए गए पूरे देश में, उसमें 36% से ज्यादा मुस्लिम भाइयों की भागीदारी है, उनको लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री जो है आपका उज्ज्वला योजना ले लीजिए, आवास योजना ले लीजिए, जनधन अकाउंट ले लीजिए, आप कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, मुस्लिम भाइयों को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। ठीक है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, इन आंकड़ों से भी आप इनकार करेंगे क्या?
रंगरेज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सूर्य, अच्छा ठीक है, मैं चेक करवाती हूँ, एक बार चेक करिए मेहरुद्दीन जी को आवाज में कुछ दिक्कत है। 20 सेकंड और दे दीजिए मुझे। ठीक है ठीक है, बात पूरी कीजिए, उसके बाद अब्बास हैदर जी। लेकिन आज जो माननीय श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने जो प्रश्न उठाया और उन्होंने जो नसीहत दी है वो बहुत ही चरितार्थ होने वाली नसीहत है। इस देश के अंदर सबको साथ रहकर एक साथ राष्ट्रोन्नति के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि आप एक अपने आप को सुपीरियर माने, आप ये माने कि सभी लोग जो हैं वो काफिर हैं और हम जो हैं हम अव्वल हैं। ऐसा नहीं चलता, ये लोकतंत्र है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए, चाहे सीमांचल हो जाए बिहार का, चाहे आप झारखंड का 6 जिले ले लीजिए, चाहे आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, चाहे आप कश्मीर ले लीजिए, जहां जहां पर माइनॉरिटीज मेजोरिटी में बदल गई है, वहां पर भारतीय संविधान के अनुसार कानूनों में काम नहीं हो रहा, वहां पर ये शरिया चलाना शुरू कर देते हैं, वहां पर शुक्रवार के दिन स्कूलों की छुट्टी शुरू कर देते हैं, वहां पर स्कूलों का नाम बदलकर जो है आपका उर्दू में लिखना शुरू कर देते हैं, वहां पर हरे झंडे फैलाना शुरू कर देते हैं। इस तरह की घटनाएं जब होती है तो उसी से सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो आप ये कहें कि हम देश का संविधान मानते हैं, हम भी देश का उतना ही हिस्सा है जितने बाकी लोग हैं, तो फिर ऐसे में अलग कानून की बात क्यों? खुद को अलग रखकर हर चीज अपने हिसाब से चलाने की बात क्यों? हमारे साथ संजीव उनियाल जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। संजीव उनियाल जी, मोहन भागवत के इस बयान के बाद सियासत जबरदस्त तरीके से उबाल पर है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो कह दिया है कि ये हिंदू राष्ट्र वाली विचारधारा है। ओम संगच्छोधम संवध्वधम संवो मनानसी जानताम, ऋग्वेद की ये 4 लाइनें बिल्कुल सरसंघ चालक मोहन भागवत जी की आज की वाणी को, आज के भाषण को चरितार्थ करती हैं कि हम सब एक मन से एक साथ बैठ के एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में आगे बढ़े। अगर ये भाव रखेंगे तो ये भारतवर्ष दोबारा से सर्वोपरि विश्व गुरु की तरफ जाएगा। उनकी पूरी बातों का आसार और आभार। लेकिन संजीव जी, यहाँ पर मुसलमानों के एक वर्ग को क्यों लग रहा है कि हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं, और कुछ तो ये कह रहे हैं नेता कि नंबर 2 नहीं, मुसलमान नंबर 1 हैं। एक बार फिर से उसी नैरेटिव को हवा देने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब सरसंघ चालक, जिसको कि एक जाति समाज पंथ का अग्रेसर माना जाता है, और जब वो अपने पुराने बयानों में भी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबको एकात्मता के सूत्र में बांधता है, हम सबका डीएनए एक है, हम सबका डीएनए एक है, हम एक ही डीएनए से निकली हुई संतान है। आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। हम कभी किसी को ये समाज, ये हिंदू समाज ये नहीं कहता कि हम गलत हैं, आप गलत हैं, हम ठीक हैं तो आप गलत हैं, ऐसा नहीं कहता। सर्वे भवन्तु सुखिना वसुदेव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना परिवार मानने वाले कहते हैं कि आपका मत ठीक है और मेरा मत भी ठीक है। इसीलिए वो दरगाह पर भी जाना पसंद करते हैं, वो सारे लोगों को अपने साथ समान्वित करने की कोशिश करते हैं। और यही उदाहरण है इतने बड़े सरसंघ चालक जी का ये कहना। अगर आप उसमें से ये बात निकाल लेते हैं तो आप देखिए उन्होंने कितनी बढ़िया बातें करी हैं कि अगर हिंदू समाज 1000 साल थे, उन्हीं की बातों को आज की बात। लेकिन संजीव जी, इन सारी बातों के मायने वही निकाले गए जो शायद सबके नैरेटिव को सूट करता है। अब्बास हैदर जी, बर्क साहब के बयान में आपको नहीं लगता एक धमकी नजर आ रही है? यहाँ तो सबके साथ रहने की बात हो रही थी, बर्क साहब ने कह दिया हम नंबर 1 हैं, हमें कोई नंबर 2 ना समझे। आस्था जी, बहुत सारे सवाल आए, मैं सबका जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा सा समय चाहूंगा। जहां तक आपने जिस सवाल से शुरुआत करी, देखिए मुझे लगता है हमारे देश के 125 करोड़ जो नागरिक हैं वो प्रथम दर्जे के नागरिक हैं, वो सब नंबर 1 हैं। और इसका संविधान का आर्टिकल 14 इजाजत देता है, वो हमारे देश के सभी आपके राज्य के अंदर जब आपकी सत्ता थी तब आपने क्यों हिंदुओं को उत्तर प्रदेश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया था? मैं आपसे बात कर रहा चाहता हूँ। दूसरी बात मुझे ये बता दीजिए, जब मैं काउंटर करने का मौका कि हिंदू जो है वो बराबर का नागरिक है,
तो आपकी योजना ठीक है, आपको सवाल पूछना है सूर्य मैथिल जी। सूर्य मैथिल जी, अब्बास हैदर जी का कनेक्शन चला गया था, वो अभी जुड़े हैं, उनको थोड़ा समय देते हैं, वो अपनी बात रख लें, उसके बाद में आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। बोलिए अब्बास हैदर जी। इनका भी एक सवाल आ गया, उसका भी मैं जवाब दे दूंगा। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि जो सर संचालक जी ने कहा है सुप्रीमेसी की, तो हमारे देश के जो 125 करोड़ नागरिक है ना, उनके लिए अगर प्रभुत्व किसी का है, सुप्रीमेसी है, तो वो हमारे देश के संविधान की है, रूल ऑफ लॉ की है। और जहां तक सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे, मुझे लगता है सरसंघ चालक जो आरएसएस के अंदर सुप्रीमेसी है, एक पंथ विशेष की, शायद उसके ऊपर उनकी टिप्पणी हो सकती है। अब जहां तक बात देश की है, अभी कुछ ने आंकड़े रखे कि इतने मुसलमानों को ये फैसिलिटीज दी गई, ये सुविधाएं दी गई। सर, ये हमारे देश का संविधान है, अगर कोई कानून बनेगा, अगर कोई सुविधा बनेगी, कोई पॉलिसी आएगी सरकार की, वो सबके लिए होगी। जो भी उससे लाभान्वित होना चाहे वो हो सकता है। और अगर आपको लगता है किसी वर्ग विशेष के लिए आप बनाना चाहते हैं, तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए होगा। सुनिए मेरी बात, एक मिनट। सवाल यहाँ पे नहीं है, सवाल यहाँ पे ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपने जो बात कही, अगर ये चरितार्थ उतरी होती तो हम शायद इसका स्वागत करते। लेकिन जो पॉलिटिकल आउटफिट है आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी, उसके एक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कह रहे थे कि दाढ़ी काट के चुटिया लगा देंगे। एक उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक है, वो कहते हैं कि भाई अगर आप भाजपा को वोट नहीं दोगे तो आप जो है आपके अब्बास जी, आपको एतराज है कि बहुत सारे बयान जो है वो दूसरी तरफ से भी आए, दूसरी तरफ से भी आए। सूर्य मैथिल जी, उसके बाद राजू दास। सूर्य मैथिल जी, फिर राजू दास जी। राजू दास जी, मैं आ रही हूँ एक करके। हाँ, सूर्य मैथिल जी, ये आज जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, सबके समान साथ की, तो मैं कहना चाहता हूं, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये आज यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबको साथ लेके चलना चाहिए, एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए। वही समाजवादी पार्टी है जिनके राज्य के अंदर दंगाइयों का, हिंदुओं के, राजू दास जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ अब्बास हैदर जी, राजू दास भी इंतजार कर रहे हैं। किया गया था केवल और केवल हिंदुओं पे केस बनाए गए थे। राजू दास जी, मैं आ रही हूँ, 10 सेकंड खत्म करिए सूर्य मैथिल। राज्य में आतंकियों को छोड़ने के लिए इन्होंने कानून बनाने की कोशिश की थी, वो तो हाई कोर्ट था जिसने लताड़ लगाकर इनको रोका था। ठीक है, सूर्य मैथिल राज्य में वजीफे केवल मुस्लिम बच्चियों को मिलते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आस्था एक चश्मे से देखने की आवश्यकता है। आज योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में हर नागरिक उत्तर प्रदेश का समान रूप से लाभान्वित हो रहा है। ठीक है, सरकारी योजनाएं सबको मिल रही हैं, आप ये कहना चाहते हैं। राजू दास जी, 20 सेकंड। देखिए मैं एक बात, अब्बास हैदर जी, मैं आ रही हूँ, एक बार राजू दास बात रख ले, उनका भी कनेक्शन चला गया था। सुन तो बोलिए राजू दास। सुन तो लीजिए। देखिए आस्था जी, अभी जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो सही बोलना ही नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से उनके शासन काल में पूरा उत्तर प्रदेश दंगा युक्त हो गया था, मैं बता दूं आपको कि अयोध्या जैसे सामाजिक शहर में, जहां पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहता हो, जहां पर 92 की घटना के बावजूद भी शांति बनी थी, उसके बावजूद भी इनके सरकार में 13 दंगे हुए, एक नहीं 13 दंगे हुए। तो ये तो बोल ही नहीं सकते। नंबर 1, ये कानून की बात कर रहे थे भाई, अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोली चला दिया, चलो तब भी लोगों ने आपको माफ कर दिया। लेकिन सुन तो लीजिए, जिस प्रकार से पूरे देश में मुसलमानों के साथ व्यवहार बर्ताव हो रहा है, पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अफगानिस्तान में हिंदुओं की ऐसी सुविधा, क्या पाकिस्तान में ऐसे कुछ हिंदुओं की सुविधा, क्या बांग्लादेश में आए दिन बवाल, आए दिन विवाद। बिल्कुल, जहां हिंदू माइनॉरिटीज में है, जहां हिंदू माइनॉरिटीज में उन पर किस तरह के अत्याचार और जुल्म होते हैं, वो खबरें सभी ने देखी हैं, अखबारों में सभी ने पढ़ी होंगी। अब्बास हैदर जी, आपने राजू दास जी की भी बात सुनी, सूर्य मैथिल की, आप उसका जवाब देंगे। मैं सबकी बात का जवाब दूंगा अगर मुझे समय दिया जाए तो। देखिए 2-3 बातें कही हैं, सामने आई हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि आज उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 9 के करीब बलात्कार होते हैं, प्रतिदिन 10 से ज्यादा हत्याएं होती है, लेकिन वो आप लोगों को नहीं दिखेगा। जो हमारे पैनलिस्ट थे, वो समाजवादी पार्टी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर होती है, कोई भी बहन बेटी
बेटी यदि थाने पहुंच जाएगी तो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर होगी, पुलिस उसकी सुनवाई करती है। आपके राज्य में उत्तर प्रदेश की पुलिस कानपुर में दंगा नहीं होता है, किस सरकार में हुए, क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी झूठी बातें कर रहे हैं। और आप आपके राज्य में केवल पुलिस बोलिए, आप लोग आपस में मत लड़िए, ये गलत बात है। पहले आप लोग कनेक्ट नहीं हो रहे थे, अब कनेक्ट हो गए तो अब आप चुप नहीं हो रहे हैं। एक साथ एक वक्त में सभी बोल रहे हैं। बोलिए अब्बास हैदर जी, 10 सेकंड, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। हमारे विचार ये हैं, आप हमारे देश को अफगानिस्तान पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। हम अपने देश को अमेरिका के आगे ले जाना चाहते हैं, आप कहते हैं। उन्होंने माइनॉरिटी का उदाहरण दिया कि हिंदू माइनॉरिटी के साथ क्या होता है वहां पर, और यहाँ पर अगर मुसलमान माइनॉरिटीज में है तो आप देखिए यहाँ कितनी आजादी है। भारत देश महान है, बिल्कुल है, उदाहरण है भारत देश। और मोहन भागवत का भी यही कहना था, हिंदुस्तान जैसा है, यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा। लेकिन कुछ सियासी पार्टियों ने उस हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू शब्द को लपक लिया और कहा कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की विचारधारा है, और अपने अपने नैरेटिव्स को प्रूव करने में लग गए। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोहन भागवत के इस बयान के बाद सियासी उबाल आया, बात चाहे समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या AIMIM की हो, सबने RSS और बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, बात चाहे सरकारी योजना की हो या फिर लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की। हमारे लिए हर कोई बराबर है, हम जाति धर्म या वर्ण देखकर लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाते, और इसीलिए हमारा वोट बैंक हमारा लाभार्थी वर्ग है। और बात चाहे उन क्षेत्रों की या फिर उन विधानसभाओं की हो जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जहां मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी तादाद में रहती है। इस बात को भाजपा उदाहरण बनाकर प्रस्तुत करती है कि दरअसल उसी लाभार्थी नीति का मिला हुआ फायदा है जहां उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा है। पर हां, यदि देश सबका है, अपनी हिस्सेदारी हर कोई इस देश में मानता है और देश को सच में अपना कहता है, तो देश संविधान से चलता है और उस संविधान को सबको मानना होगा। वहां फिर आई एम द ग्रेट या फिर वर्चस्व वाला भाव नहीं होना चाहिए। यही मोहन भागवत के कहने का आज भाव था। महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।